नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल अकबर के मकबरे पर आया हूँ। अकबर के मकबरे को एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम है सिकंदरा। दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि अकबर के मकबरे को दो नामों से क्यों जाना जाता है। इसके साथ साथ आप अकबर के मकबरे के इतिहास के बारे में, इसकी वास्तुकला के बारे में और इसकी खूबियों के बारे में भी जानेंगे। अकबर के मकबरे के परिसर में कुछ और इमारतें भी हैं। आप इस वीडियो में उन इमारतों के इतिहास के बारे में, उनकी वास्तुकला के बारे में और उनकी खूबियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्मारक की कुछ खास बातों को बताना चाहूँगा। जैसे स्मारक सुबह सूर्य उदय के समय खुलता है व शाम को सूर्य अस्त के समय बंद होता है। इस स्मारक में दवाइयाँ व पानी के अलावा अन्य सभी खाने पीने की वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। अकबर के मकबरे में सभी तरह के कैमरे व मोबाइल अलाउड हैं और इनका कोई शुल्क नहीं लगता है। वीडियो कैमरे का शुल्क 25 रुपये प्रति वीडियो कैमरा रहता है। अकबर के मकबरे का टिकट प्राइस इस प्रकार है। डिटेल में समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगता है। वीडियो की शुरुआत अकबर के मकबरे के इतिहास से करते हैं। अकबर के मकबरे को दो नामों से जाना जाता है। पहला इसका नाम है अकबर का मकबरा और दूसरा नाम है सिकंदरा। सिकंदरा इस जगह का पुराना नाम है। मुगल सल्तनत से पहले आगरा शहर पर लोधी सल्तनत का राज हुआ करता था। लोधी सल्तनत में एक शासक था जिसका नाम सिकंदर लोधी था। सन 1506 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और आगरा का नाम बदलकर सिकंदराबाद कर दिया था। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी को इसी जगह पर दफनाया गया था। उसका स्मारक आज भी इसी परिसर में मौजूद है। सिकंदर लोधी के मकबरे के कारण इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा था, परंतु बाद में तीसरे मुगल शासक अकबर ने इस जगह को अपना मकबरा बनाने के लिए चुना था। सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि किसी ने अपने जीवित रहते हुए अपना मकबरा बनाने का फैसला किया, परंतु इतिहास के अनुसार यही सत्य है। अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य सन 1602 में शुरू करवाया था और सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के बाद अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर के बेटे जहांगीर ने पूरा करवाया था। अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य सन 1613 में पूरा हुआ। इस तरह संपूर्ण मकबरे को बनाने में 11 साल लगे और पूरा स्मारक 120 एकड़ में बना हुआ है। अभी कोरोना के कारण कैश टिकट काउंटर बंद है, इसलिए कोरोना काल तक इस स्मारक का टिकट केवल ASI की वेबसाइट से ऑनलाइन द्वारा ही खरीदा जा सकता है, अथवा यहाँ मॉन्यूमेंट पर बने बार कोड को स्कैन करके भी आप इस स्मारक का टिकट खरीद सकते हो। जिस वेबसाइट से टिकट ऑनलाइन बुक होता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिकट काउंटर के पास में यह एक पुरानी इमारत है जो सिकंदर लोधी का मकबरा हुआ करता था। शुरुआत में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी को यहीं दफनाया गया था। बाद में सिकंदर लोधी के कब्र को यहाँ से दिल्ली में स्थित लोधी गार्डन में शिफ्ट कर दिया गया था। चूँकि लोधी सल्तनत में जितने भी शासक हुए उन सभी के मकबरे लोधी गार्डन में बने हुए हैं, इसीलिए सिकंदर लोधी के मकबरे को भी लोधी गार्डन में स्थापित कर दिया गया था। सिकंदर लोधी के स्मारक से थोड़ा आगे बढ़ने पर राइट साइड में यह एक खूबसूरत इमारत है जिसका नाम कांच महल है। कांच महल का निर्माण कार्य अकबर के बेटे जहांगीर ने करवाया था। जब जहांगीर अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य पूरा करवा रहा था तब अक्सर जहांगीर अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य देखने के लिए आया करता था। उस समय यहाँ पर कोई शाही इमारत न थी जहाँ जहांगीर आराम कर सके, इसीलिए जहांगीर ने इस सुंदर इमारत का निर्माण कार्य करवाया था। कहा जाता है कि मुगल काल में इस इमारत के अंदर की दीवारों पर शीश महल की तरह कांच लगाए गए थे, इसीलिए इस इमारत का नाम कांच महल पड़ गया था। परंतु अब इस इमारत की दीवारों पर एक भी कांच नहीं लगा है। इस इमारत की बाहरी दीवारों पर बहुत ही सुंदर व बारीक नक्काशी अथवा कार्विंग का कार्य किया गया है। यह नज़दीक से लिया गया एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस इमारत पर कितना बारीक नक्काशी अथवा कार्विंग का कार्य किया गया है।
कांच महल से आगे आने पर यह एक बहुत बड़ा गेट सामने आता है जो अकबर के मकबरे का मुख्य प्रवेश द्वार है। मुगल वास्तुकला की यह विशेषता रही है कि मुख्य मकबरे के सामने एक बड़ा प्रवेश द्वार बनाते हैं जो मुख्य मकबरे को ढके रहता है। जब हम इस तरह के बड़े प्रवेश द्वारों से मुख्य इमारत की ओर जाते हैं तो मुख्य इमारत धीमे धीमे निखर कर सामने आती है। इन प्रवेश द्वारों की डिज़ाइन आगे से व पीछे से एक जैसी होती है। इस तरह के प्रवेश द्वार मुगल काल में बनाए गए अन्य मकबरों पर भी देखे जा सकते हैं, जैसे ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा और सफदरजंग का मकबरा आदि। मुख्य प्रवेश द्वार को काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इस गेट पर पेंटिंग्स की गई है, परंतु यह पेंटिंग्स नहीं है, यह ईरानी वास्तुकला है। ईरानी भाषा में इस वास्तुकला को पच्चेकारी के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इस कला को इनले आर्ट के नाम से जाना जाता है। इस कला में एक पत्थर को काटकर उसमें उसी साइज के दूसरे पत्थर लगाए जाते हैं। इस गेट पर लाल बलुआ पत्थर को काटकर उसमें अन्य रंगों के पत्थर लगाए गए हैं, जिनमें सफ़ेद रंग का पत्थर सफ़ेद संगमरमर है और पीले रंग का पत्थर जैसलमेर का जैस्पर है व काले रंग का पत्थर काला मार्बल है। कहा जाता है कि अकबर सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष शासक थे और अकबर सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे, जिसका प्रतीक अकबर के समय बनाई गई इमारतों की वास्तुकला में देखने को मिल जाता है। और कहा जाता है कि अकबर की 3 पत्नियां थीं, जिनमें पहली पत्नी मुस्लिम, दूसरी हिंदू और तीसरी ईसाई थी। हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में इस गेट की दीवारों पर स्वास्तिक बनाए गए हैं। इस्लाम धर्म के प्रतीक के रूप में इस गेट की दीवारों पर 5 पॉइंट वाले स्टार बनाए गए हैं व गेट पर अरबी भाषा में कुरान की आयत लिखी गई है। और ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में सफ़ेद संगमरमर के क्रॉस बनाए गए हैं, जिन्हें लाल बलुआ पत्थर में स्थापित किया गया है व गेट के तीनों साइडों में छोटे छोटे क्रॉस देखे जा सकते हैं। अकबर का मकबरा 4 बागों से घिरा हुआ है, जिसे 4 बाग पद्धति के नाम से जाना जाता है। 4 बाग पद्धति इस्लाम की वह धारणा है जो इस्लाम की जन्नत को दर्शाती है। 4 बाग पद्धति में मकबरे के चारों साइडों में 4 बाग बनाए जाते हैं, 4 दरवाजे बनाए जाते हैं व 4 पानी के चैनल्स बनाए जाते हैं जो जन्नत में मौजूद 4 नदियों को दर्शाते हैं। भारत में इसी पद्धति पर अन्य मकबरे भी बने हुए हैं, जैसे ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा व सफदरजंग का मकबरा आदि। अकबर के मकबरे में हिरणों को भी संरक्षित करके रखा गया है। यह अकबर के मकबरे की मुख्य इमारत है। अकबर का मकबरा गुम्मद रहित मकबरा है। इसकी वास्तुकला बुद्धिस्ट वास्तुकला से प्रभावित है। बुद्धिस्ट वास्तुकला में जो उनके धार्मिक स्थल होते हैं उन्हें 5 मंजिला बनाया जाता है व उन्हें पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। बुद्धिस्ट वास्तुकला से प्रभावित होकर अकबर के मकबरे को भी 5 मंजिला बनाया गया है। अकबर के मकबरे में एक साइड में 11 मेहराब बने हुए हैं। हर साइड में बीच में एक बड़ा मेहराब है। उसके लेफ्ट साइड में 5 मेहराब हैं व राइट साइड में 5 मेहराब हैं। इस तरह एक साइड में टोटल 11 मेहराब हो जाते हैं। इस तरह चारों साइडों के मेहराबों की संख्या 44 हो जाएगी। ये सभी मेहराब अंदर से एक कमरा नुमा हैं जो इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि आगे जब अकबर का वंश बढ़ेगा और जब उसके परिवार के सदस्यों की मृत्यु होगी तो उन्हें अकबर के मकबरे में अकबर के कब्र के आसपास ही दफनाया जाए। परंतु अकबर का वह सपना पूरा ना हो सका, क्योंकि अकबर की मृत्यु के बाद जो अन्य मुगल शासक हुए उनकी मृत्यु या तो आगरा से बाहर हुई अथवा उन परिस्थितियों में हुई जिसके कारण वे यहाँ दफनाए ना जा सके। इसीलिए इनमें से 40 कमरे खाली पड़े हैं व 4 कमरों में अकबर व उसके परिवार के कुछ सदस्यों की कब्रें हैं। अकबर के मकबरे के एकदम ऊपर चारों साइडों में सफ़ेद संगमरमर की छतरियां बनी हुई हैं जो राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक हैं।
चलिए सबसे पहले हम अकबर के कब्र के पास चलते हैं और अकबर के कब्र के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम अकबर के परिवार के सदस्यों के कब्रों के पास जाएंगे और उनके बारे में जानेंगे। यह अकबर के मकबरे के अंदर का भाग है जिसे पेंटिंग से सजाया गया है। इन पेंटिंग्स में जो पीला रंग नज़र आ रहा है वह पहले सोना हुआ करता था। बाद में 17वीं शताब्दी में एक मुगल शासक हुआ जिसका नाम औरंगजेब था। औरंगजेब ने धोखे से भरतपुर के जाट सरदार जिनका नाम गोकुला था उनको मरवा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए भरतपुर के जाट राजा राजा राम ने आगरा पर आक्रमण कर दिया था। कहा जाता है जब वे इस स्मारक पर आए तो इस स्मारक में भूसा भर के आग लगा दी थी जिससे सोना पिघलकर गिर गया था। और यह भी कहा जाता है कि जाट राजा मुगलों से इतना क्रोधित थे कि अपना क्रोध जाहिर करने के लिए उन्होंने अकबर के कब्र को खोद दिया और जो अवशेष मिले उसमें भी आग लगा दी थी। बाद में सन 1905 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने इसे फिर से पेंटिंग करवाया था। यहाँ से देखने पर आपको अकबर का कब्र नजर आएगा जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। अकबर के कब्र का रास्ता एक सुरंग नुमा है। रास्ते में दीवारों में आपको 2 मेहराब नजर आएंगे। कहा जाता है मुगल काल में कोई शाही व्यक्ति जब अकबर के मकबरे को देखने के लिए आता था तो उसके सम्मान में 2 सैनिक मशाल लेकर खड़े होते थे और शाही व्यक्ति के सम्मान में वे सैनिक अपना सिर झुकाकर उस शाही व्यक्ति का अभिवादन करते थे। यह अकबर का कब्र है। नीचे के प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया जाए तो जो ऊपर का हिस्सा है वह सफ़ेद संगमरमर के एक ही पीस का बना हुआ है और कब्र के एकदम ऊपर जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है यह पुरुष के कब्र का प्रतीक चिन्ह होता है। कब्र के एकदम ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक लैंप लगा हुआ है जिसे सन 1905 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने लगवाया था। अब मैं आपको अकबर के परिवार के सदस्यों के कब्रों को दिखाने ले चलता हूँ। इसकी शुरुआत मैं लेफ्ट साइड से करूँगा। लेफ्ट साइड का पहला कब्र अकबर की मुस्लिम पत्नी रुकैया बेगम का है। रुकैया बेगम टर्की की राजकुमारी थी। इस कब्र के एकदम पीछे दीवार पर सफ़ेद संगमरमर का एक फ्रेम बना हुआ है जिसमें कुछ लिखा है। कहा जाता है इसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। कहा जाता है कि अल्लाह को अलग अलग 99 नामों से जाना जाता है। वे सारे नाम अरबी भाषा में इस फ्रेम में लिखे हुए हैं। इस कब्र पर बहुत ही बारीक नक्काशी का कार्य किया गया है। कब्र के नज़दीक जाने पर आप देखेंगे कि कब्र के ऊपर एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है जो महिला के कब्र का प्रतीक चिन्ह होता है। मुगल काल में बनाए गए महिलाओं के कब्रों पर इसी तरह के प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं। अकबर की मुस्लिम पत्नी के कब्र के बगल वाले कमरे में एक और कब्र है जो अकबर की बेटी का कब्र है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। उसका नाम निशा बानो था। इस कब्र के ऊपर भी महिला के कब्र का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। निशा बानो की कब्र के पास 2 छोटे छोटे कब्र और हैं जो निशा बानो के बच्चों के हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी थी, क्योंकि दोनों के कब्रों के ऊपर प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। यह अकबर की दूसरी बेटी का कब्र है जो पास ही एक कमरे में स्थित है जिसका नाम आराम बानो था। इस कब्र के ऊपर भी आप महिला के कब्र का प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। इस कब्र के बगल में एक और कब्र है जो अकबर की बेटी के बच्चे का कब्र है, परंतु इसके ऊपर कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं बना है, क्योंकि यदि कब्र के ऊपर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बनाया जाता है तो कब्र के ऊपर चारों ओर दीवार बना दी जाती है जो महिला के कब्र का ही प्रतीक होता है। अब जो 40 कमरे खाली पड़े हैं उनकी खूबियों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेरा दोस्त ताली बजाकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जहां वह खड़ा है उसके नीचे ज़मीन खाली है।
ताली की आवाज़ दूर से सुनने पर साधारण ताली की तरह आती है, परंतु पास आने पर उसमें वाइब्रेशन की आवाज़ आने लगती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अकबर चाहता था कि उसके परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद उनको अकबर के कब्र के आसपास ही दफनाया जाए, परंतु ऐसा हो ना सका, इसलिए ये कमरे खाली पड़े हैं और वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। अकबर के मकबरे के पूर्वी व पश्चिमी साइडों में 2 प्रतीकात्मक दरवाजे बनाए गए हैं। इनमें कभी भी प्रवेश द्वार नहीं हुआ करता था। इन दरवाज़ों को इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार बनाया गया है। जैसा कि माना जाता है कि जन्नत में 4 दरवाजे होते हैं, उसी को दर्शाने के लिए ये 2 प्रतीकात्मक दरवाजे बनाए गए थे। यह दरवाज़ा अकबर के कब्र के एकदम पीछे है जो टूटा पड़ा है। यह भी एक प्रतीकात्मक दरवाज़ा ही था, परंतु जब जाट राजा राजा राम ने अकबर के मकबरे पर आक्रमण किया तो वे इस दरवाजे को तोड़कर ही अंदर आए थे, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यह दरवाज़ा टूटा हुआ है। दोस्तों, आपको अकबर के मकबरे की यात्रा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे भी आप पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्यटन स्थल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।